शब्बीर ने थाना सिटी मुरीदके की नवाही सिटी इत्तेहाद टाउन में एक ऐसे शख्स को देखा है जो 2 बच्चों का बाप था और रिक्शा चलाकर अपने बच्चों का पेट पालता था, लेकिन अचानक उसकी जिंदगी में एक भूचाल सा आ गया और उसके घर का सुकून बर्बाद हो गया। शब्बीर ने एक दिन देखा कि अतीक अपना खाली रिक्शा लेकर जा रहा था कि इसी दौरान एक और रिक्शा उसके बराबर में आ गया और उसने अतीक को रुकने का इशारा किया। जब अतीक ने रिक्शे की रफ्तार कम की तो वो दोनों बातें करने लगे। अभी क्या हुआ? या इनको आगे तक छोड़ दोगे? ये करीबी। जाना कहाँ है? ये आगे इत्तेहाद टाउन। अच्छा चल ठीक है, सब मेरी गाड़ी में आ जाओ। अतीक सवारी लेकर रवाना हो गया और रिक्शा वाला एक तरफ खड़े होकर अपने रिक्शे को ठीक करने लगा। थोड़ी देर में अतीक सवारी को छोड़कर वापस आया तो ये देखकर रुक गया कि वही रिक्शे वाला अब तक वही मौजूद था। हाँ भाई, क्या हुआ? सही नहीं हुआ? नहीं, अभी तक सही नहीं हुआ। मैं कुछ करूं? देख लो। अतीक ने अपना रिक्शा एक तरफ खड़ा किया और दूसरे रिक्शे वाले की मदद करने लगा। वो तो पेचकस वगैरह नहीं है? खाना भी नहीं है मेरे अबे पास। यार। अतीक के रिक्शे वाले से दोस्ती क्या हुई, उसकी दोस्ती रिक्शे वाले की बहन से भी हो गई और इस दोस्ती ने अतीक के घर में तूफान बर्पा कर दिया। शब्बीर ने एक दिन देखा कि रात के वक्त अतीक रिक्शे वाले की बहन इकरा से फोन पर बात कर रहा था। हेलो। हेलो। अरे अभी फोन क्यों कर दिया? बीवी सास हो रही है। तो फिर मैं क्या करूं? मैंने सोचा कि तुम्हें बता दूं कि मेरा बैलेंस खत्म हो रहा है, तो मैंने सोचा तुमसे कह दूं। अच्छा, सुबह बैलेंस डलवा दूंगा। अभी सो जाओ, बेगम सो रही है। खुदा हाफिज। मैं सो नहीं रही, जाग रही हूँ। किससे बात कर रहे थे तुम इतनी रात को? दोस्त से। अच्छा, दोस्त इतना कंगला है कि उसके पास बैलेंस के भी पैसे नहीं है। हाँ तो कह दिया दोस्त था, सो जाओ। तुम नहीं सुधरोगे, मैं सब समझती हूँ। इकरा नाम है ना उसका? कौन इकरा? अभी बताती हूँ। ये क्या हालत है? तस्वीर कहाँ से तुम्हारे पास ये? इसने खुद भेजी है और कहा है कि तुम इससे शादी करोगे। सब झूठ है, बकवास है। तो कान खोल के मेरी बात सुन लो। आइंदा ये हरकत की ना तो अपना बोरिया बिस्तर बांध के रखना तुम। हाँ, बांध लूंगी अपना बोरिया बिस्तरा। वैसे भी तुमने मेरी जिंदगी जहन्नुम बनाई दी है। जो चाहे से करो, भाड़ में जाओगे। अतीक की बीवी पांव पटकते हुए चली गई तो अतीक ने सुकून का सांस लिया और मोबाइल को ऑफ करके सो गया। अतीक ने कुछ अरसे कबल बानो को घर से भगाकर शादी की थी, जिस पर अगवा के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन बाद में माफी तलाफी के बाद इनके घर वालों ने इनकी शादी को कबूल कर लिया। शादी के कुछ बरस के बाद इकरा अतीक की जिंदगी में आ गई। अतीक की बीवी ने बदनामी से बचने के लिए अपनी जबान बंद कर ली, लेकिन अतीक का छोटा भाई अपनी जबान बंद ना रख सका। एक दिन शब्बीर ने देखा कि अतीक वॉशरूम में था और उसका छोटा भाई रफीक अपने भाई का मोबाइल फोन चेक कर रहा था। मिस कॉल में इकरा का नंबर देखकर ठिठक गया। उसने भाई का फोन जल्दी से उसी जगह पर रख दिया और अपने मोबाइल में इकरा का नंबर तलाश करने लगा। दोनों एक ही नंबर थे। अतीक के भाई रफीक की हैरानी अपने उरूज पे थी कि इतनी देर में उसका भाई वॉशरूम से निकल कर आ गया। कब आया तू? भाई अभी आया हूँ। भाभी बच्चे कहाँ हैं? अरे वो तो अपनी माँ के घर गए। तू बता, सब खैरियत है ना? जी सब खैरियत है। भाई आप इकरा को जानते हैं? भड़का दी तेरी भाभी ने तुझे भी? उसी ने बताया ना तुझे? नहीं भाई। नहीं क्या? तुझे ऊपर से मालूम हुआ है? अबे सब जानता हूँ मैं। बोल क्या काम है? भाई भाभी बहुत गुस्से में है। 2 बच्चे हो गए हैं आपके। अरे मैं तो कहता हूँ इकरा से जान छुड़वाएं, बल्कि आप उसका नंबर मुझे दें, मैं जान छुड़वाता हूँ आपकी। ओ भाई, ऐसी वैसी कोई बात नहीं है। मैं मेरे दोस्त की बहन है। तो 1-2 दफा उसने मुझे किसी काम के लिए फोन क्या कर लिया। तेरी भाभी ने तो घर में हंगामा खड़ा कर दिया यार। अच्छा भाई मैं चलता हूँ। रुक, खाना खा के जा, तेरी भाभी ने बनाया है। नहीं भाई भूख नहीं है। अल्लाह हाफिज। तो ठीक है। रफीक ने घर से निकलते ही एक कोने में खड़े होकर इकरा को फोन मिला दिया। हेलो। अरे तुम बोलो। अरे तुमने बताया नहीं कि मेरे भाई से भी तुम्हारी दोस्ती है? कौन भाई? अरे बनो मत, अतीक और कौन? अच्छा, वो तुम्हारे भाई हैं? वो तो मेरे भाई के दोस्त हैं। वो तो अक्सर मुझे फोन करते रहते हैं, लेकिन मैं उनको कोई जवाब नहीं देती।
अच्छा मेरी एक बात कान खोल कर सुनो, अब अगर तुमने उससे बात की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी तुम? चलो वादा, लेकिन मैं क्यों करूं वादा? तुम कौन सा मेरा वादा पूरा करते हो? अरे कौन सा वादा? तुम जो बोलती हो वो मैं करता हूँ। बैलेंस तो डलवा दो, 3 दिन से मांग रही हूँ। अरे डलवा दूंगा। अच्छा सुनो, बाद में बात करता हूँ, ठीक है? इकरा के बारे में मालूम हुआ कि वो मुबैना तौर पर न सिर्फ 2 भाइयों को बेवकूफ बनाकर उनसे पैसे खा रही थी, बल्कि कुछ और लोगों को भी इश्क और मोहब्बत का झांसा दे रखा। इकरा का भांडा फूट जाने के बाद बड़ा भाई छोटे भाई का दुश्मन बन गया और उसे इकरा से मिलने से मना कर दिया। एक दिन शब्बीर ने देखा कि दोनों भाइयों में इकरा के मामले में झगड़ा हो रहा था। रासुल भाई, तुझे मैंने मना किया था इकरा को फोन नहीं करना, तूने मेरी बात नहीं मानी ना? भाई आपको क्या मसला है? मैं चाहता हूँ उसे, हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, शादी करूंगा उससे मैं। शादी करेगा? अबे वो अच्छी लड़की नहीं है। अच्छी लड़की नहीं भाई, आपके 2 बच्चे, बीवी है, मैं तो उसी से ही शादी करूंगा। मैं उससे भी फोन करके पूछ लेता हूँ, अगर वहां कह देती तो मुझे कोई एतराज नहीं। बड़े भाई ने इकरा को फोन मिलाया और छोटे भाई को खामोश रहने का कहकर आवाज खोल दी। हेलो, मैं तुमसे बात नहीं कर रही। अरे मैंने तुम्हें बैलेंस भिजवाया तो था। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे बैलेंस डलवाते हो तो मैं इसलिए तुमसे बात करती हूँ? तुम कैसे आदमी हो? मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम्हें मेरे प्यार का बिल्कुल भी यकीन नहीं है। मैं तो सिर्फ तुमसे इसलिए नाराज हूँ कि तुम 4-4 दिन मुझसे बात ही नहीं करते हो। अच्छा देखो, बात सुनो, किसी कॉल आ रही है, मैं बाद में बात करता हूँ। अल्लाह हाफिज। बड़े भाई ने कॉल खत्म करके छोटे भाई की तरफ देखा, जिसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो रहा था। हाँ भाई, मोहब्बत करती है तुझसे, सुन लिया? इसका मतलब है कि तुम दोनों मुझसे धोखा कर रहे हो। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं भाई, छोड़ूंगा नहीं। फ्रॉड खोलने और रफीक की जानिब से मुसलसल धमकियों और जान के खौफ से इकरा ने रफीक को रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया। उसने रफीक के बड़े भाई के इस तरह कान भरे कि बड़ा भाई अपने छोटे भाई से शदीद मुतनफ्फिर हो गया और अपने भाई को रास्ते से हटाने पर राजी हो गया। फिर एक दिन इकरा ने धोखे से अतीक के छोटे भाई को बुलाया, जहां बड़े भाई ने अपने ही सगे भाई को गोली मार दी। वाकई की इतला पुलिस को हुई तो मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए। ये है मुल्जिमान। पुलिस ने इस केस के बारे में जो कुछ बताया था वो ये है। मैं उसकी शादी पे गया था, उसकी भाई की, मेरा उधर से रहा वो। रफीक का मुझे नहीं पता कैसे रहा वो भाई को, तो उस तरफ नहीं जाना, तो मना नहीं हुआ, तो फिर वो भाई की तरफ चला गया। मैं भी पीछे गया था, तो उधर मैंने धमकाया तो नहीं, वो नहीं भाग आया। फिर मैंने चैम्बर मारा तो जो है ना उसके ऊपर रखा है पिस्तौल, तो वो चल पड़ा उसके हाथ की तरफ। शब्बीर का कहना है कि इस वाक़े की मुकम्मल तफ्तीश के बाद ही असल सूरत हाल सामने आ सकेगी, तभी तो पुलिस मुल्जिमान को जेल भिजवा चुकी है। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। गुजरात के इलाके महल्ला बख्शुपुरा में शब्बीर ने 8 मरले का एक ऐसा घर देखा है जहां 4 भाइयों का खानदान रिहाइश पजीर था और खास तौर पर 2 भाइयों के दरमियान ताल्लुकात अच्छे नहीं थे। शब्बीर ने एक दिन देखा कि अधेड़ उम्र अरशद घर के मरकजी दरवाजे से घर में दाखिल हुआ तो आंगन में उसका छोटा भाई अमजद पानी की मोटर के पास बैठा हुआ था। अरशद ने बावाज़ बुलंद सलाम किया, लेकिन छोटे भाई ने जवाब देना तो दरकिनार, पलट कर देखा तक नहीं। अरशद खामोशी से जीना चढ़ता हुआ अपने घर में दाखिल हुआ तो उसकी बीवी ने दरवाजा खोला। किसको सलाम कर रहे थे नीचे? महमूद था, शायद पानी की मोटर ठीक कर रहा था। जवाब तो नहीं दिया होगा। क्यों देगा? लोग जले मरे जा रहे हैं हसद में। जी तू फटेकुटनी औरतों की तरह मुझे मेरे भाई के खिलाफ भड़काती रहती है, बाहर आ जा तू। वो नहीं दिया उसने मेरे सलाम का जवाब। भाई है मेरा छोटा, वो जाने मैं जानू, तुझे क्या तकलीफ है भाई? हाँ तो मैं कौन होती हूँ बोलने वाली? यही तवक्को थी मुझे तुमसे। क्यों बात को लंबा कर रही है खामखा में? खामोश भी हो जाया कर कभी। अब बात सुन, चिराग कहाँ है?
कहीं बैठा होगा दोस्तों में, वो भी तंग आ गया तुम्हारे खानदान वालों से। ओ खुदा अक्ल दे तुझे, ऐसी कोई बात नहीं है। ओ महमूद मेरा छोटा भाई है, मिजाज जानता हूँ मैं उसका, मूड ही है बस थोड़ा सा। तुम समझो और सुनो, अपने भाई से कह देना कि रात भर मोटर ना चलाया करे, खर 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 कर हमारी नींद खराब होती है, दिन में चलाया करे। ये दोनों तुम्हारे भाई भावज ना जानबूझ के हमें सताते हैं ताकि हम यहाँ से चले जाएं और ये घर पर कब्जा कर लें। अरे ऐसा कुछ नहीं है नेक बख्श, तेरा वहम है ये। बोल जरा आहिस्ता बोला कर, आवाज नीचे तक जाती है। जाती है तो जाए, मुझे इनसे क्या। और सुनो, खाना रखा है किचन में, गर्म करके खा लेना। मैं जा रही हूँ सोने। हाँ सो जा, ये चाहिए होगा तो ले लूंगा। शराब पता नहीं इस टाइम पे कहाँ चला गया। अरशद की बीवी शौहर को जली कुटी सुनाकर चली गई और अरशद अपने बेटे शिराज को फोन करने लगा। हेलो, ओ भाई कहाँ है, टाइम देखा है तूने? अब्बा जरा काम से बाहर गया था, बस आ रहा हूँ। हाँ ठीक है, जल्दी आ। और बात सुन, बेल न देना दरवाजे पे, मिस कॉल दे देना मुझे, मैं आके दरवाजा खोल लूंगा। ठीक है। बेटे हर में दर्द करके रखा हुआ है। फोन करने के बाद अरशद जैसे ही किचन में गया, मोटर चलने की आवाज आने लगी। उधर शब्बीर ने देखा कि अरशद की बीवी मोटर का शोर सुनकर बिस्तर से उठ बैठी और खिड़की से झांक कर नीचे देखने लगी। उसको ये शोर बहुत बुरा लग रहा था। अरशद की बीवी ने सर पर दुपट्टा लपेटा और शौहर के पास पहुंच गई। बंद करवाओ ये शोर। कितने बेहिस लोग हैं ये नीचे वाले, पता है कि दिल के मरीज हैं। जरा जो एहसास हो, शोर बंद करवाओ ये। अच्छा अच्छा, तू शोर न कर, मैं देखता हूँ जाके, तू अंदर जाके सो जा। अरशद जीना उतरकर नीचे गया जहां आंगन में मोटर खुली हुई थी। अरशद ने टैंक का ढक्कन उठाकर देखा तो उसमें पानी भरा हुआ था। अरशद ने मोटर का बटन बंद कर दिया। मोटर बंद होते ही कमरे की खिड़की से उसकी भावज ने झांका। भाई साहब, आपने मोटर क्यों बंद कर दी? अभी 2 दिन के बाद तो पानी आया है। अरे वो टैंक भरा हुआ है, सुबह भर लेंगे ना। अभी तुम्हारी भाभी की तबीयत ठीक नहीं है, ब्लड प्रेशर ऊपर जा रहा है इसकी आवाज से। भाई साहब, मोटर नहीं चलेगी तो इस घर में क्या प्यासे मरेंगे? ठीक है, आने दे उनको, बोल दूंगी कि अब इस घर में भाभी से पूछ कर मोटर चलेगी। अच्छा ठीक है, वो मैं ऊपर जा रहा हूँ, महमूद आ जाए तो उससे कहना मुझसे मिल ले। 8 मरले के घर में 4 भाई और उनकी 14 जवान औलादें, जिनमें लड़कियां भी शामिल थीं, अलग अलग हिस्सों में रिहाइश पजीर थे। पानी का टैंक और बिजली का मीटर मुश्तरका था और यही बात इन सब के दरमियान अक्सर तनाजात का सबब बनती थी। शब्बीर ने देखा कि अरशद का छोटा भाई अमजद और उसका जवान बेटा शहजाद और उसकी भावज अपने कमरे में खाना खा रहे थे। मेरा बता अपने बाप को, क्या बोल रहा था तुम्हारा कजन? कुछ नहीं अम्मा, वो हमारे आपस की बात थी। हाँ, कोई तुम्हारे बाप को गालियां दे जाए? ये आपस की बात थी। बहुत सही जा रहे हो बेटा। अबे क्या कह रही है तेरी अम्मा, बताना क्या बोल रहा था वो? कुछ नहीं अब्बा, मैं और शराज बैठ के बातें कर रहे थे, अम्मा बीच में आ गई और शराज को इतना बुरा भला कहा, उसे गुस्सा आ गया। और वो तेरे बाप को गालियां देता रहा, तू बैठ के सुनता रहा। मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा कि इतना बुज़दिल कैसे हो गया। अगर मैं इसकी जगह होती ना, उसका सर फाड़ती, लेकिन क्या करूं, कुछ कर ही नहीं सकती मैं। चले काम कर, चल के बात करता हूँ उससे आमने सामने। अरे बस रहने दो ना, कुछ नहीं रखा इस लड़ाई झगड़े में। वो लड़का वही बात कर रहा है जो उसके माँ बाप उसे सिखा रहे हैं। इसकी तरह बुज़दिल नहीं है। इस कहानी की मजीद तफसीलात हम आपको दिखाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा। मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा कि इतना बुज़दिल कैसे हो गया। अगर मैं इसकी जगह होती ना, उसका सर फाड़ती, लेकिन क्या करूं, कुछ कर ही नहीं सकती मैं। चले काम कर, चल के बात करता हूँ उससे आमने सामने। अरे बस रहने दो ना, कुछ नहीं रखा इस लड़ाई झगड़े में। वो लड़का वही बात कर रहा है जो उसके माँ बाप उसे सिखा रहे हैं। इसकी तरह बुज़दिल नहीं है। सही कह रही हो तुम, भाईजान की शादी ही गलत हुई है। इस औरत ने आके पूरे खानदान का बेड़ा गर्क करके रख दिया हमारे। और सुन भाई, आज के बाद अगर मैंने तेरे को शिराज के साथ देखा ना, तो समझ ले मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। खैर खाना खाओ, छोड़ो।
नहीं खाना मुझे यार, भूखी चली गई है, उठा। अमजद गुस्से के आलम में मेज से उठ गया, जिसके थोड़ी देर बाद अमजद का बेटा शहजाद भी माँ को घूरता हुआ वहाँ से चला गया और माँ बर्तन समेटने लगी। अरशद का छोटा भाई अमजद अपनी भाभी और भाई के बाद अपने भतीजे शिराज से भी मुतनफ्फिर हो गया था। एक दिन शिराज का चचा अमजद घर से बाहर निकला तो गली ही में उसे उसका भतीजा नजर आ गया। वह मुनाफिक किस मुंह से सलाम कर रहा है? क्यों चाचा, क्या हो गया? क्या हो गया? तुझे कुछ पता ही नहीं है? अबे तेरी चाची कह रही थी तू मुझे गालियां दे रहा था। नहीं चाचा, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ है ही नहीं। देख भाई, तुझे आज आखिरी बार समझा रहा हूँ, अगर आइंदा तूने कोई फजूल बकवास करी ना फिर समझ ले, चलट। शिराज का चचा उसे घूरता हुआ चला गया और शिराज इंतहाई गुस्से के आलम में तेजी से सीढ़ियां चढ़ता हुआ अपने घर में आ गया। बेटे का मूड ऑफ देखकर माँ घबरा गई। अरे क्या हुआ, क्यों चुप है? किसी से झगड़ा हुआ है क्या? अरे नहीं अम्मा, कुछ भी नहीं हुआ है। अरे तो बता दो क्या हुआ है। अम्मा हद होती है बर्दाश्त की। चाचा कह रहे कि चाची ने उन्हें बताया कि मैंने उन्हें गाली दी है। दिल तो चाह रहा है मैं अभी जाके चाची से पूछूं। कोई जरूरत नहीं है झगड़ा करने की, बिला वजह में बात बढ़ेगी। कब से कह रही हूँ तेरे बाप से कि घर देख लो, हर वक्त की चिक चिक बाती से तो तंग आता है। तू मुँह हाथ दो, मैं खाना निकालती हूँ। अमजद और अरशद दोनों भाइयों के दरमियान और उनके अहले खाना के दरमियान मामूली बातें अब तनाजात, नफरत और हसद का पहाड़ बन चुकी थी और किसी भी वक्त किसी नाखुशगवार वाक़े का सबब बन सकती थी। एक दिन शब्बीर ने देखा कि गली से लड़ाई झगड़े की आवाज सुनकर पहली मंजिल से अमजद का बड़ा भाई अरशद तेजी से नीचे उतरा और इधर नीचे की मंजिल से अरशद का भतीजा शहजाद निकला और फिर वो दोनों एक दूसरे को घूरते हुए गली में आए तो देखा कि अमजद ने अपने भतीजे शिराज का गिरेबान पकड़ा हुआ था और दोनों चचा भतीजे के दरमियान गालियों का तबादला हो रहा था। तब इस लड़ाई में शिराज का बाप और अमजद का बेटा शहजाद भी शामिल हो गए थे। उस रोज चचा भतीजे के दरमियान तल्ख कलामी ने एक बड़े सानहे को जन्म दे दिया। मुबैना तौर पर एक दूसरे के वालिदैन को गालियां देने का इल्जाम लगाकर शिराज ने अपने सगे कजन शहजाद को कैंची मारकर जख्मी कर दिया था, जो अस्पताल जाकर चल बसा। इस खूनी वाकये के बाद पुलिस ने अमजद के बड़े भाई अरशद और उनके जवान बेटों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उन्हें गिरफ्तार कर लिया। ये है वो मनाजिर जब कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार किए गए बाप बेटों को थाने लाया गया था। शब्बीर को मालूम हुआ है कि मुबैना तौर पर घरेलू झगड़े में अपने कजन के हाथों कत्ल होने वाला शहजाद 3 कमसिन बच्चों का बाप था और मार्केटिंग का काम करता था। हमारा किसी रीजन था हमारी शहजाद के साथ किसी किस्म की कोई रीजन नहीं थी। शहजाद को इवन वालिद साहब ने अपनी गोद में खिलाया, बड़ा प्यार था उनके साथ। तो इख्तलाफ जो था ना वो चाचू अमजद यानी शहजाद के वालिद के साथ था। वो इख्तलाफ ये था कि सर उस जब के वो उस घर में शिफ्ट हुए थे ना, वो उसके रीजन कोई नहीं, बस ये है कि तंग करता था। यानी गुजर रहा है तो गालियाँ निकालेगा। गालियाँ ये वाली के वालदा के नाम से बड़ी बुलंदी सी गाली जो बर्दाश्त नहीं हो सकती। तो 1-2 दिन तो बर्दाश्त किया। तीसरे दिन मैंने वाला साहब बोला कि मैं क्या कि मैं हाथ उठा दूंगा या मेरे से मसला हो जाएगा, हमें कंप्लेन करनी चाहिए। अब ये बात करके हम बाहर निकले हैं तो वो बाइक लेके ना, यानी मैं गली के टर्न से घर की तरफ जा रहा हूँ, घर की तरफ से मेरी तरफ आ रहा है। उसने मुझे बड़ी जोर से हिट किया और खड़े होकर मुझे कहता है वो खुश रहा। तो फिर ना मैंने वाले साहब से आके बात की। वाले साहब कहते हैं उन कोई चारा नहीं रहा, असि कंप्लेन फिर असि इत्थे आए, इत्थे आके कंप्लेन की थी। जो ये मोटर चलाने साल तो बहुत ज्यादा शोर कर रही थी, बहुत ज्यादा शोर। मैं क्या यार इत्थों लैके इत्थों तक तेरा घर है ते मोटर इत्थों चुक इत्थे अगर हो जाए ना ते सुकून हो जाए। चलो ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਜਨਾਬ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਇਸ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਬੜੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਤੂੰ ਮੈਂ ਵੀ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਦਿਲਾਵਰ ਦੀ ਬੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ये फैमिली जो है ना वो बैठ के भी इसको हल कर सकती है, लेकिन ये किसी वजह से इंफ्यूरिएटेड हो गए, नमाज पढ़ के निकल रहे थे ये इशाक से अमजद और ये उसके भतीजे जो है ना शहराज वगैरह और ये जो उनके भाई, तो इसके वजह से इनकी आपस में लड़ाई होगी। लड़ाई होने के बाद हम जो बकौल शराज कहता है कि मैं घर से भाग के गया, मैंने कहा कि आज ये जो है ना इस चीज को मैंने किसी तरीके से जो है खत्म करना चाहिए, ये डेली हमारा मामला इस तरह नहीं चलना चाहिए। शराब घर भाग के गया, इसके हाथ में कैंची आ गई। कैंची आने के बाद उसने जो है ना पहले
आगे से रोका है कि शायद जो शहजाद ने उसने रोका है कि ये मेरे वालिद पे कैंची की वजह से हमला ना करे। शहराज ने अपने कजन पे हमला कर दिया कि उसके वालिद तक पहुंचने के लिए कजन ने फिर इसको जो ना रोका, फिर इसने इस पे दूसरा हमला किया उसके जो ना ये लेफ्ट साइड पे जो उसको बिल्कुल दिल के नजदीक जो पसलियां के ऊपर कैंची लगी। शब्बीर ने गुजरात में पेश आने वाले इस खूनी वाक़े की शदीद मजम्मत की है और इंसाफ के तकाजे पूरे करने का मुतालबा किया है। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर ने जहानिया में एक ऐसे मेहनतकश शादीशुदा जोड़े को देखा है जिनके दरमियान माशी बदहाली की वजह से आए रोज झगड़ा रहता था। उस दिन शब्बीर ने देखा कि चिलचिलाती धूप में घर के आंगन में पुरानी चारपाई बिछी हुई थी जिसे आसिफ नामी शख्स बुन रहा था। करीब ही आसिफ की बीवी अजरा कुर्सी की मरम्मत कर रही थी। मेरी तो जिंदगी अजाब बना दी। सारा दिन गर्मियों में काम करो और रात को खाली पेट सो जाओ। मुझसे नहीं होता गर्मियों में इतना काम। तो क्या चाहती हो तुम? चोरी करूं या डाका डालूं? अरे इज्जत से रोटी मिली है ना तो खाती रहो। तुम्हें तो सबर शुगर करने की आदत ही नहीं है। क्या हाँ इज्जत की रोटी मिल रही है? मैं बता रही हूँ, मैं नहीं करूंगी गर्मियों में इतना सारा काम। बस अच्छा तो लड़ाई झगड़ा ना बाद में कर लेंगे। जाओ जाके दरवाजे पे देखो कौन है, जाओ। इसी दौरान आसिफ का चचाजाद नादिर घर में दाखिल हुआ। उसके हाथ में प्लास्टिक की एक थैली थी जिसमें बर्फ और दही था। और बच्चे किधर? बच्चे बाहर गली में खेल रहे होंगे। वैसे कंजूसी की भी इंतहा है। इतनी सी दही से क्या होगा? आधा किलो दही है, आप बनाने वाली बने, बन जाएगी लस्सी। अरे यार नादिर, तुम इतनी बिला वजह जहमत क्यों करते हो? सब चीजें लेके आ जाते हो। और इसकी तो आदत ही नहीं है सबर शुक्र करने की। जाओ जाके लस्सी बनाओ। आसिफ की बीवी अजरा मुंह ही मुंह में बड़बड़ाती हुई अंदर चली गई। अरे आसिफ भाई गुस्सा क्यों करते हो? इधर आसिफ भाई, एक मशवरा दूं आपको? हाँ हाँ बोलो। ये जो अजरा है ना, इसको मैं बचपन से जानता हूँ। इसे रखना तुम्हारे बस की बात नहीं है। तो यार नादिर क्या करूँ मैं, तू बता मुझे। हालांकि घर भी इसको लेके दे दिया मैंने, लेकिन फिर भी यार जब देखो लड़ाई झगड़ा करती रहती है। नादिर चीनी नहीं है, चाय फीकी बना दूं? चल मैं लेकर आता हूँ, छोड़ो। नादिर चीनी लेने के लिए कमरे से गुजरा तो अजरा वहाँ मौजूद थी। अच्छा अब जा ही रहे हो तो ऐसा करो कि दूध और पत्ती भी ले आओ। हाँ मैं जानता, तुम बहुत तकलीफ में हो। तो तुम्हें किसने कहा था तुम जल्दी शादी करने के लिए? मेरी तो किस्मत ही फूट गई है। लेकिन तुम ही कौन सा रिश्ता ले आए? खैर अभी भी देर नहीं हुई है, देख लो। अच्छा बस बस जाओ और जाके सामान लाके दो। चीनी और दूध वगैरह साथ ही ले आऊंगा। ठीक है। आसिफ और अजरा आपस में रिश्तेदार थे। 8 बरस कबल इनकी शादी हुई थी। 2 बच्चे थे, मगर इनके दरमियान कभी भी एक दूसरे के लिए पसंदीदगी नहीं रही। आसिफ का कजन नादिर के घर में आना जाना था और वो आसिफ की बीवी से खासा बेतकल्लुफ था। बेतकल्लुफी इतनी बड़ी कि शौहर की गैर मौजूदगी में दोनों चोरी छुपे मुलाकातें करने लगे। शब्बीर ने एक दिन देखा कि अजरा और उसका आशना घर में अकेले थे। कुछ खास नहीं, बस वैसी। अरे बताओ ना, इस वक्त घर में कोई भी नहीं है। देखो मुझे ना ये रोज का आना जाना अच्छा नहीं लगता। मुझे डर लगता है अगर किसी दिन तुम्हारे खामन ने देख लिया ना तो बहुत गलत हो जाएगा। तो क्या हो गया, पता लगने दो। मैं उससे डरती हूँ क्या? नादिर, अगर मैं उससे तलाक ले लूंगी तो क्या तुम मुझसे शादी करोगे? तुम पागल हो गई हो। हाँ हो गई मैं पागल, उस निकम्मे के साथ रहते रहते। मेरा यहाँ दम घुटता है। खुदा के वास्ते कुछ करो। चलो मान लिया मैं तुम्हें लेकर भाग जाता, पीछे से तुम्हारे बच्चों का क्या होगा? और अगर तुम्हारे घर में खून खराबा हो गया तो क्या होगा? उनको कैसे पता चलेगा कि मैं तुम्हारे साथ भागी हूँ? हाँ लोग तो अंधे हैं ना। तुम्हारा खामन जिन नजरों से मुझे देखता है ना यहाँ आते जाते, मुझे तो लगता है किसी दिन क़यामत बर्पा हो जाएगी। नादिर, तुम अपने दिल पे हाथ रख के बताओ, क्या तुम्हें खुशी मिलती है? मैं उस निकम्मे के साथ रहती हूँ, घुट घुट के जिंदगी गुजार रही हूँ। 2 वक्त की रोटी तक नहीं मिलती मुझे उसके साथ। इस वक्त तुम जज्बाती हो रही हो, और वैसे भी मुझे किसी और जगह पे जाना है, काम है। और अगर वो आ गया ना अभी इस वक्त और हमें इस हालत में खड़े हुए देख लिया तो लड़ाई हो जाएगी। दफा हो जाओ यहाँ से। तुम सिर्फ वक्त गुजारने के लिए आते हो बस। बुज़दिल हो बुज़दिल। आइंदा अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे। जज्बाती फैसला ले रही हो तुम। नादिर अजरा को पसंद करता था,
लेकिन खानदान वालों के खिलाफ कोई बड़ा कदम उठाने से डरता था। अजरा की तरफ से बुजदिली और बेवफाई के तानों ने नादिर के अंदर नाम नेहाद गैरत को भड़का दिया और फिर एक दिन वो अजरा को लेकर फरार हो गया। आसिफ एक दिन घर लौटा तो उसकी बीवी मौजूद नहीं थी। अजरा, अजरा, कहाँ चली गई अजरा? कहाँ चली गई अजरा? ये बच्चे और इंतहाई गैर जिम्मेदार औरत है ये। घर में बीवी बच्चों की तलाश में नाकामी के बाद आसिफ घर से निकलकर पड़ोस में चाचा के दरवाजे पर देखा गया। आसिफ ने दरवाजा खटखटाया तो उसका चाचा बाहर निकल आया। क्या बात है बेटा आसिफ, परेशान नजर आ रहे हो? चाचा वो अजरा और बच्चे तो नहीं है यहाँ पर? नहीं बेटा, यहाँ पे तो नहीं है। अच्छा, नादिर है घर पे? नादिर तो सुबह से निकला अपने दोस्तों के साथ। क्या बात है, अजरा घर पे नहीं है क्या? यही तो मैं सोच रहा हूँ कि तू जा कहाँ सकती है। तो हमेशा यही करती है कि बगैर बताए बच्चों को लेके कहीं बाहर चली जाती है। आप ऐसा करें कि नादिर को फोन करें, क्या पता उसके साथ बाजार चली गई है। चले मैं देखता हूँ, मालूम करता हूँ। नादिर बेटा कहाँ हो तुम? मैं बात कर रहा हूँ। अब्बा मैं बाहर निकला हुआ काम से। क्यों, सब खैरियत? तेरे साथ अजरा तो नहीं है? नहीं तो मेरे साथ तो नहीं है, सब खैरियत है ना? बस कुछ नहीं, वो आसिफ ढूंढता हुआ आया था। अब्बा वो ऐसे ही परेशान हो रहा होगा, उसको बोलो कि खाला की तरफ देखिए। मैं वैसे भी थोड़ी देर में बस आ रहा हूँ घर पे। नहीं नहीं, तुम परेशान मत हो, मैं देख लेता हूँ। ठीक है, चलो देख के आते। उधर शब्बीर ने देखा कि अजरा और नादिर एक छोटे से घर में मौजूद थे। वो लोग हमें ढूंढने में लगे। तो तुमने उनको बताया था नहीं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ? मैं पागल हूँ तो उन लोगों को ये बताऊंगा, मगर कब तक ये बात छुपी रहेगी यार? बस तुम अब्बा और आसिफ की कॉल नहीं उठाना बस। हाँ, अगर कब तक ये सब चले, सोचना पड़ेगा। अजरा के शौहर ने अपने जरिए से मालूम कर लिया था कि उसकी बीवी उसके कजन नादिर के साथ भाग गई थी। आसिफ अजरा के शौहर ने जब ये बात नादिर के बाप को बताई तो उसका सर घूम गया। तू सच कह रहा है? चाचा वो उसी के साथ है, ये किया तुम्हारे बेटे ने मेरे साथ। फिर मैं भी फोन करता हूँ। बाप का फोन बजा तो नादिर शशोफंज में पड़ गया, लेकिन उसने फोन उठा दिया। जी बाबा। तूने जितनी मेरी ना कटवाई थी कटवा दी। वो 1 घंटे के अंदर जो है ना अजरा को लेकर घर में पहुंच, वरना मैं तेरे को जायदाद से आग कर दूंगा। लेकिन बाबा मेरी बात तो। नादिर के बाप ने अपने बेटे को बुरा भला कहकर अजरा से उसकी जान छुड़वा दी और अजरा को उसके शौहर के हवाले कर दिया। दोनों मियां बीवी के दरमियान काफी माफी तलाफी के बाद जिंदगी थोड़ी मामूल पे आ गई, लेकिन इन दोनों के दरमियान फिर एक सख्त लड़ाई हुई तो अजरा के शौहर ने बीवी से माफी मांगकर मामले को रफा दफा कर दिया। फिर मैं वादा करता हूँ तुझसे कि आइंदा तुझे नादिर का ताना नहीं दूंगा, लेकिन हाथ जोड़ता हूँ तेरे आगे कि तू घर में बैठ और बच्चों का ख्याल रख। अब अगर तुमने मुझसे कोई भी इल्जाम लगाया या नादिर को यहाँ आने से रोका तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अजरा के शौहर को यकीन हो गया था कि उसकी बीवी अपनी मुबैना हरकतों से बाज नहीं आएगी। उसने खामोशी से एक दिन अपनी बीवी का गला दबाकर उसे कत्ल कर दिया और उसकी लाश आंगन में गड़ा खोद कर दबा दी। ये मामला 2 माह तक छुपा रहा, लेकिन शक होने पर अजरा के वालिदैन ने थाने में रिपोर्ट की तो दूध का दूध पानी का पानी हो गया। आसिफ ने अपनी बीवी के कत्ल का एतराफ कर लिया। यह आसिफ जिसे यकीन था कि उसकी बीवी बदचलन थी। पुलिस ने इस केस के बारे में जो कुछ बताया था वो ये है। जो मकतूला है उसकी जो वालदा हाजरा बीबी है, उसने हमें दरख्वास्त दी थी कि उसकी जो बेटी है अजरा, वो काफ़ी देर से नहीं मिल रही, 2 महीने हो गए उसका खामद उसका मुलाकात नहीं करने दे रहा। तो उन्हें शक का इजहार किया कि कहीं उसको कोई नुकसान ना पहुंचा दिया हो, जिस पे हमने उसके जो खामद है आसिफ, उसको हमने हिरासत में लिया। मुकदमा दर्ज करने के बाद उसने इंकशाफ किया कि उसने अपनी जो बीवी है उसका मर्डर कर दिया 2 महीने पहले। तो इस पर हमने फौरी तौर पर रेडिंग पार्टी तैयार करके उधर जाकर उसकी निशानदेही पर जो है वो मुसम्मात अजरा बीबी की डेड बॉडी जो है नाश है वो बरामद की, जिसका पोस्टमार्टम करा के
तजीज़ व तकफीन के लिए उसको वसा के हवाले की है। तो मुलजिम हमारे पास अभी रिमांड जिस्मानी पर है, जिसकी मजीद तफ्तीश जारी है। 7 माह पहले भी चली गई थी और 7 माह के बाद फिर वही झगड़ा शुरू हो गया। झगड़ा होने के बाद झगड़ा चलता रहा। झगड़ा जब चलता रहा तो मैंने बीवी का गला दबा के उसे मार दिया और दफना दिया। फिर पंचायत चलती रही। उसके बाद उन्होंने अगवा का पर्चा दिया, जिसमें मुझे SHO साहब ने पकड़ लिया और उसके बाद डेड बॉडी निकालने के लिए मुझे ले गया और डेड बॉडी निकाली और मुझे ले आया। शब्बीर ने जहानियान में पेश आने वाले इस खूनी वाक़े पर अफसोस का इजहार किया है और तवक्को जाहिर की है कि इस केस में कानून के तमाम तकाजों को मद्देनजर रखा जाएगा। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर का कहना है कि वो देख रहा है और मुसलसल देखता रहेगा। मुल्क भर से मजीद कहानियों और उनकी तफसीलात के साथ फिर मुलाकात होगी। देखना ना भूलिएगा, क्योंकि कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा। अगर आप अपने इर्द गिर्द होने वाले किसी गैर मामूली वाक़े से शब्बीर को आगाह करना चाहते हैं तो SMS करें SAB लिखकर स्पेस दें और अपना मैसेज अपने शहर और नाम के साथ 247 पर भेज दें। फैक्स करने के लिए हमारा नंबर है 021358038